मूवी के स्टार्टिंग में हमें एमके बता रही होती है कि किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था कि अगर आप जंगल में कुछ देर तक खड़े रहोगे तो आपको जंगल के बीच में हो रहे जीवन और मौत के बीच के संघर्ष के निशान नजर आएंगे। और फिर हम कुछ कौवों को एक चिड़िया का पीछा करते हुए देखते हैं जिनकी ये सारी हरकतें कैमरा कैद कर रहा होता है, जो एक सिग्नल भेजता है, जिस सिग्नल को सुन के एक आदमी इनके पास भागता हुआ आता है जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं और इनका नाम बोम्बा होता है, जो लेंस लगा के उन कौवों पर नजर रख रहे होते हैं। तभी वो पाते हैं कि उन कौवों ने उस छोटे पंछी को नीचे गिरा दिया होता है और फिर वो भागते हुए उसके पास जाते हैं, जिसे उठाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर बैठने वाले कवच बंधे हुए हैं। और वो ऊपर देखते हैं जहां हम कुछ बोगन्स को एक लिफ्टमैन के ऊपर अटैक करते हुए देखते हैं और वो जो पंछी होती है वो इसकी सवारी होती है, जो इन बोगन्स से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है, जिसका नाम नोड होता है। और फिर तभी वहाँ पे लिफ्टमैन का लीडर रोनिन आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, जिससे वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और फिर तभी उसे एक बोगन उठा के लेके चला जाता है यहाँ से, और वो हेल्प के लिए चिल्लाता है, जिसपे जो रोनिन होता है उसे आके बोगन से बचा भी लेता है और उससे कहता है कि तुम एक लीफ मैन हो और ये बात जानते ही होगे कि आज कितना खास दिन है। तब नोड कहता है कि ये लीफ मैन लड़ाई वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, जिस पर रोनिन कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम इसी के लिए ही बने हो और ये न जाने बात तुम कब साबित करोगे। और रोनिन उसे ये भी कहता है कि मूनवन वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। और इसके बाद उसे वैसे ही लटकता छोड़ के यहाँ से रोनिन चला जाता है। इसके बाद हम मैरी कैथरीन यानी एमके को देखते हैं, जो इस जंगल में रहने के लिए आई होती है और ये कोई और नहीं बल्कि बोम्बा की बेटी होती है, जो अपने डैड को घर वापस ले जाने के लिए आई होती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसके डैड की जो लाइफ है वो यहाँ इस जंगल में रह के बर्बाद हो रही है। और फिर जो एमके के डैड होते हैं वो उसे उसके कमरे के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पर उनको कुछ सिग्नल आता है और एमके कहती है कि शायद आपको जवाब देना चाहिए, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि ये कोई मैसेज नहीं है, ये सेंसर का सिग्नल है जो जंगल की तरफ से आ रहा है। और उसके डैड ये भी बताते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज पूनम की रात है और आज सबसे बड़ा दिन है जो कि 100 सालों में एक बार होता है, तो इसके लिए वो रिसर्च करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम इस जंगल में बसे हुए खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, जहाँ पे जो लीफ मैन है एज अ सोल्जर इन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सबके सब इन्हें अपना हीरो मानते हैं। और फिर जो रोनिन होता है वो जंगल की रानी तारा के पास जाता है और उनसे बताता है कि आज होने वाले जश्न में हम थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे, क्योंकि हमारे सीमाओं के अंदर बोगन्स घुस गए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और गाइस, इस जंगल का नियम कुछ ऐसा है ना कि हर 100 साल के बाद जब पूनम की रात होती है तो जंगल की जो रानी होती है उसे अपना एक वारिस चुनना होता है, और वारिस चुनने के लिए उन्हें एक कली को चुनना होता है। और जो कली होती है वो पूनम की रात को चांद की रोशनी में खिलती है, जो जंगल की आने वाली अगली रानी को चुनती है। और रोनिन तारा से कहता है कि हम पूरी पलटन को ले जाने की जगह पे एक छोटी सी टुकड़ी लेकर जाएंगे और पानी पीने के बहाने हम उस कली को लेकर आएंगे जो आने वाले हमारी रानी को चुनने वाली है। इस पे तारा कहती है कि मैं आपकी बात समझती हूँ, पर ये ऐसे काम नहीं करता है, कली को चुनने के लिए मुझे खुद जाना होगा और ये मौका मुझे 100 सालों बाद मिला है, और अगर मैंने आज नहीं चुना तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं होगा जो इस जंगल की हिफाजत कर सके। फिर हम बोगन्स की दुनिया को देखते हैं, जो देखने में बहुत ही सड़ा गला होता है। और इसके बाद हम इन सबके लीडर मैंड्रिक को देखते हैं, जो अपने बेटे से पूछ रहा होता है कि आने वाला जश्न ये लोग कहाँ पे मनाने वाले हैं, जिस पर वो बताता है कि वो लोग अपना जश्न अपने सरहद के अंदर मनाने वाले हैं। और गाइस, ये जो बोगन्स होते हैं ये लोग सड़े गले इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग हरे भरे जंगलों से नफरत करते हैं, और इन्होंने कई बार इन जंगलों को तबाह करने की कोशिश भी की थी। पर जो रानी होती है वो अपने जादू की मदद से इस जंगल को फिर दोबारा हरा भरा कर देती है, जिसकी वजह से लोग रानी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उसे किसी न किसी तरह से मारने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर हम लोग जश्न वाले जगहों पे देखते हैं, जहाँ पर नोड एक परिंदे के ऊपर बैठ के आता है, और हमें यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि जो नोड के पिताजी थे वो रोनिन के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, और उन्होंने मरते वक्त रोनिन से कहा था कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, जिसकी वजह से जो रोनिन होता है वो नोड को अपना बेटा मानता है और उसकी देखभाल करता है। पर जो नोड होता है अब वो बड़ा हो चुका है और वो अजाब घूमना चाह रहा होता है, तो रोनिन उसे कुछ नहीं कहता और फिर उसे अलविदा कह के नोड यहाँ से चला जाता है। और फिर जो रानी के शाही सैनिक होते हैं वो रानी को उस जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर उन्हें कली चुनना होता है। फिर हम इधर एमके को देखते हैं, जो अपने डैड को ढूंढ रही होती है, और वो तभी अपने डैड को एक कैमरा सेट करते हुए देखती है, तो वो पूछती है कि इस जंगल में सिक्योरिटी की कोई जरूरत तो नहीं है, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि ये कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं है,
मैंने इस जंगल में बहुत सारे ऐसे ही कैमरे लगा रखे हैं और वो पूछते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मॉम ने तुम्हें क्या क्या बताया मेरे बारे में। जिस पर एमके बताती है कि कुछ खास नहीं, बस इतना ही कि आपका ये मानना है कि इस जंगल में छोटे लोगों का कुछ आधुनिक समाज रहता है जिसकी वजह से आपने अपना लाइफ और करियर दोनों ही बर्बाद कर लिया। तो उसके डैड बोलते हैं कि ये बौने हमारे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और फिर एमके को चमगादड़ों की आवाज सुना के वो बताते हैं कि मैं इन पर रिसर्च कर रहा हूँ कि ये लोग कौन से फ्रिक्वेंसी पे अपने साथियों के करीब आते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने इसके वॉल्यूम को लो किया तो मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। तो एमके अपने डैड से पूछती है अगर इस जंगल में छोटे छोटे इंसान रहते हैं तो वो उसे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके डैड बताते हैं कि ये लोग हद से भी ज्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा फुर्तीले होते हैं, जिसकी वजह से हम ना इन्हें देख सकते हैं और ना इन्हें सुन सकते हैं, और इनके लिए हम लोग बहुत ही धीमे, भद्दे और बड़े दिखते हैं। और मैंने उन्हें लेंस से देखने के लिए एक हेलमेट बना रखा है जो वो एमके को देते हैं, पर एमके उन्हें मना कर देती है और वो उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ छोड़ के अपने घर पे वापस चलें। और तभी उन्हें फिर दोबारा एक सिग्नल मिलता है जिसे देखकर वो एमके से कहते हैं कि आज जंगल में बहुत कुछ खास होने वाला है और इसकी तहकीकात करने के लिए मुझे जाना होगा। और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। और इधर जो एमके होती है वो अपने डैड के लिए एक लेटर लिखती है कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर वो जैसी घर के बाहर जाती है, जो उनका कुत्ता होता है वो जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसे ढूंढने के लिए एमके भी उसके पीछे चली जाती है। और फिर इधर जंगल में जो रानी होती है वो उस तालाब के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें वो कली चुनना होता है। और जहाँ मब और ग्रेब को देखते हैं जो इस तालाब की रक्षा करते हैं, जिसमें जो ग्रैब होता है वो एक लीफमैन सोल्जर बनना चाह रहा होता है। और जैसी रानी अपनी कली को चुनती हैं तभी इन सबके ऊपर बोगन्स अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए जो उनके सोल्जर्स होते हैं, बॉडीगार्ड, वो अपना बेस्ट देते हैं रानी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर बोगन्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से रानी के सारे बॉडीगार्ड हारने लगते हैं, जिसके बाद जो जंगल होता है वो रानी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर बोगन्स फिर भी उनका पीछा छोड़ते ही नहीं है। उसके बाद जो रोनिन होता है वो अपने ह्यूमिंग बर्ड माउंट पे बैठ के आता है और रानी को उठाकर लेके जाता है। इसके बाद जो मैंड्रिक होता है वो अपने बेटे के साथ इन दोनों पे हमला कर देता है, जिसपे जो रोनिन होता है वो उसके बेटे को मार देता है। और तभी जो मैंड्रिक होता है वो भी रानी को ही मार देता है। और इधर हम एमके को देखते हैं जो अपने डॉगी को ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आई होती है। जो रानी को गिरते हुए देखती है तो वो उनके पास चली जाती है। और जो मरती हुई तारा होती है वो एमके को वो कली देख के उससे अपनी जादू की मदद से छोटी कर देती है और उससे वो कहती है कि इस कली को नीम गलू तक पहुंचा दो। इसके बाद रोनिन वहां पे आता है जहाँ पे रानी उसके बाहों में कहती है कि इतने दुखी मत हो, और उसके बाद वो इस जंगल में समा जाती है। जिसके बाद जो रोनिन होता है वो एमके से पूछता है कि रानी ने मरते वक्त तुम्हें कुछ कहा था, और एमके उसे सब कुछ बता देती है। जिसके बाद जो रोनिन होता है वो कहता है कि हमें उस नील गलू के पास जाना होगा क्योंकि वही बता सकता है कि हमें इस कली का क्या करना है। अब एमके को ये सब कुछ देख के थोड़ा अजीब सा फीलिंग होता है। उसके बाद जब उसे ये बात पता चलती है कि वो अपने साइज से बहुत ज्यादा छोटी हो चुकी है, तो रोनी से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अब फिर से दोबारा बड़ा कर दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। और तभी वहाँ पे मब और ग्रब दोनों आ जाते हैं जो रोनी से कह रहे होते हैं कि हम ही हैं जो इस कली को मुरझाने से बचाने के लिए नमी दे सकते हैं। जिसके बाद जो रोनिन होता है इन तीनों को अपने साथ लेकर जाता है। और रोनिन को ये बात पता चलती है कि जो नोड था उसने कुछ अदर क्रिएचर और बग्स के खिलाफ पंछियों की रेस में हिस्सा लिया होता है। और नोड ने इस रेस को हारने के लिए एक बूफो नाम के गैंगस्टर के साथ उसने सौदा किया होता है, पर वो सौदा तोड़ के इस रेस को जीत जाता है। और इससे पहले कि बूफो और उसके दो गुंडे नोड को एक सांप को खिला दे, तभी वहां पे रोनिन आ जाता है और उन्हें यहाँ से जाने का आदेश देता है, जिसकी वो आदेश सुन के वहां से चले जाते हैं। और लापरवाह नोड रानी की मौत के बारे में सुन के वो इन चारों के साथ जुड़ जाता है और इनके साथ चलने को तैयार हो जाता है, जो बूफो सुन लेता है। और इधर जो एमके के डैड होते हैं उन्हें एमके का लिखा हुआ लेटर मिल जाता है, जिसे पढ़ के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। और फिर ये लोग नीम गलम के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले ही हजारों लोग आए होते हैं इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार रानी कहाँ है और वो क्या कर रही हैं, क्योंकि जो बोगन्स हैं वो इनके जंगल हमला करके हर जगह से बर्बाद कर रहे हैं जंगल को। और फिर ये सबके सब नीम गलम से मिलते हैं जो उन्हें अपने लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर हर एक वो चीज का हिसाब रखा जाता है जो पास्ट में बीती होती है। और उन्हें एक पन्ना पढ़ के बताते हैं कि अगर एक बार रानी ने इस कली को चुन लिया तो इसका खिलना तय है और इसे आज ही की रात पूनम की चांदनी में खिलना होगा। और फिर एम की मदद मांगती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ और मुझे अपने घर पे वापस जाना है, जिस पर नीम गलुम उसे एक पन्ना देते हैं, जो पन्ना उसे उसके पास्ट में लेकर जाता है जहाँ पर वो पहली बार श्रिंक हुई थी, यानी छोटी हुई थी,
जहाँ उसे रानी बता रही होती है कि अगर एक बार ये कली खिल गया तो तुम अपने दुनिया में वापस जा सकती हो। और फिर यहाँ से रोनिन के जाने के बाद जो नोड होता है वो एमके को डियर राइट पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और फिर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन धीरे धीरे बिल्ड हो रहा होता है। और इधर जो लिम गलुम होता है वो सब लोगों को बाहर आके बताता है कि अब रानी साहिबा नहीं रही, पर उन्होंने एक कली को चुना है जो आज रात को खिलेगा और आने वाली अगली रानी को चुनने वाला है। और इधर जो मैंड्रिक के बोगन्स होते हैं वो उस बफे गैंगस्टर को उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि इसे ये बात पता होती है कि वो सबके सब कली को लेकर कहाँ गए थे। और फिर जो मैंड्रिक होता है वो नीम गलूम प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही होती है, और वो उस कली को और मब और ग्रुप को भी किडनैप कर लेकर चला जाता है, जहाँ पर उसका पीछा करने के लिए रोन भी आ जाता है पर उसको पकड़ नहीं पाता है। और गाइस वो इस कली को इसलिए लेकर गया था ताकि उस कली को वो अंधेरे में खिलाकर इस जंगल को बर्बाद कर सके। और रोनिन जो होता है वो नोट पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने जाते वक्त कली का ध्यान रखने के लिए नोट से कहा होता है, पर उसने उसकी बात नहीं सुनी होती है। और इधर रात भी हो चुका है और चांद भी उग चुका है और इन लोगों के पास बहुत कम समय है उस कली को खिलाने के लिए। और जो नोड होता है उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम बोगन्स का कवच पहन के उनके इलाके में जाएं और उस कली को लेकर आए। पर उन लोग के पास ऐसा कोई कवच नहीं होता है, पर एमके को पता होता है कि ऐसा कवच उसे कहाँ मिल सकता है। तो वो इन्हें अपने घर पर लेकर जाती है, जहाँ पर ये लोग एमके के डैड को देखते हैं। और रोनिन एमके को बताता है कि ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि इसे हम लोगों ने बस वही दिया जो हम इसे देना चाहते थे। क्योंकि इसके मैप को देखो, हम लोगों ने इसे हर जगह पे घुमाया पर कभी अपने इलाके पे नजर नहीं रखने दी इसकी। और जो रोनिन और नोड होते हैं वो दोनों मिलके एमके के डैड का मजाक उड़ाते हैं, जिस पर एमके बोलती है कि ये मेरा डैड है, जिसकी बातें सुन के दोनों शौक हो जाते हैं। और एमके का जो डॉगी होता है वो इन्हें देखकर इन लोग का पीछा करने लगता है, जिसका पीछा करने की वजह से उसके डैड भी उन्हें देख लेते हैं। फिर जाके वो वैक्यूम क्लीनर से एमके को उसके अंदर खींच लेते हैं, और जब वो उसे देखते हैं तो उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद जो एमके होती है वो मून हेवन के लोकेशन को मार्क करके वो यहाँ से चली जाती है। और फिर जाके ये तीनों लोग उस घर से बोगन के कवच को उठाकर मैंड्रिक के इलाके में चले जाते हैं। और जब ये तीनों लोग बोगन के कवच को पहन के इनके अंदर घुस जाते हैं, वहां पर जो रोनिन होता है वो इन सारे बोगन को डिस्ट्रैक्ट करता है, और जो नोड और एमके होते हैं वो मब ग्रब और कली की रेस्क्यू करके वो लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी मैंड्रिक की नजर उन पे पड़ जाती है और वो अपने सारे सिपाहियों को उन लोगों के पीछे छोड़ देता है। और जो रोनिन होता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि ये लोग यहाँ से सेफली बाहर जा सकें। और ये आखिरकार यहाँ से बाहर चले भी जाते हैं, पर ये लोग रोनिन को बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। और फिर ये लोग मून हेवन पहुंचते हैं, जहाँ पर वो कली को चांद की रोशनी में रखते हैं, पर वो जैसी खिलने वाली होती है मैंड्रिक अपने चमगादड़ों की सेना लेकर उस लाइट को ब्लॉक कर देता है ताकि ये जो कली है ये अंधेरे में खिले। और फिर जो लीफमैन्स होते हैं वो उन बोगन से लड़ने के लिए बाहर जाते हैं, और जो एमके होती है वो अपने डैड से मदद के लिए जंगल में लगे हुए कैमरों के पास जाती है। और इधर जब बोमन को होश आता है तो उसका ये मानना होता है कि उसने अभी कुछ देर पहले अपनी बेटी एमके को नहीं देखा, और वो इतने सालों से वो इस जंगल में पागल है। फिर वो जंगल में लगे हुए सारे कैमरों को बंद करने लगता है। पर उसकी सोच तब बदल जाती है जब उससे मैप पे लगे हुए लाल कलर के पिन नजर आता है, जो एमके यहाँ से जाने से पहले लगाकर गई थी, जो उस मून हेवन का लोकेशन था जहाँ पर इतने सालों से लीफमैन्स रह रहे होते हैं। और फिर एमके की मदद करने के लिए उसके डैड वहां मून हेवन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनकी दुनिया को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो उनका रिसर्च था इतने सालों से वो इनको यहाँ पे सच होता हुआ दिख रहा था। और जो एमके होती है वो अपने डैड के आईपॉड की मदद से बैट्स का साउंड प्ले कर दिया है, जिससे मैंड्रिक के सारे बैट्स डिस्ट्रैक्ट होकर इस फोन का पीछा करने लगते हैं, जो उसके डैड इस फोन को इस जंगल से दूर लेकर जाते हैं। और इधर मब और निमगलुम मैंड्रिक को कली के पास पहुंचने से रोकने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते हैं। और तभी हमें वहां पे रोनिन दिखता है, जो अभी भी जिंदा होता है, पर उसे बोगन से बहुत ज्यादा जख्मी किया होता है, जिसकी वजह से वो मैंड्रिक से लड़ नहीं पाता और मैंड्रिक उसे मारने वाला होता है। तभी वहां पर नोड पहुंच जाता है, जहां उसे पहली बार टीम वर्क के इंपॉर्टेंस के बारे में रियलाइजेशन होता है। और फिर वहां पे जो कली होती है वो खिलती है और वो एक लाइट ब्लूम करती है, जिससे जो मैंड्रिक होता है वो एक पेड़ के अंदर सिकुड़ जाता है। और इस लाइट ब्लूम की वजह से ये जो जंगल होता है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। और अब जो कली होती है वो एक फ्लावर गर्ल को चुनती है, जिसने पहले कभी रानी तारा को बचाया था।
और अब जो ग्रव है वो एक लीफमैन सोल्जर बन चुका है, और जो नोड और रोनिन है वो अब एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त बन चुके हैं। और अब कली खींच चुकी है, यानी एमके को अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। उससे पहले वो सबको अलविदा कहती है और नोड और एमके एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद वो अपने ओरिजिनल सज में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड से जाकर मिलती है। और अब इतना कुछ होने के बाद भी एमके और उसके डैड इस जंगल में ही रह के इस जंगल पर रिसर्च करना जारी रखते हैं, और ये लोग लीफमैन्स के साथ अपना रेगुलर कांटेक्ट में भी रहते हैं। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।